हेलो लर्नर्स। पिछली वीडियो में आप ये समझ चुके होंगे कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं और इसके साथ साथ हम कैसे सारे टेंसेस को एक वक्त में एक जगह पहचान सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम इंग्लिश एजुकेटर में ये समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हकीकत में क्या होता है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं और उसके सेंटेंसेस हम एग्जाम्पल्स के साथ कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आज हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम्फैटिक सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे मैं खाना खाता तो हूँ, आई डू ईट द फूड। मैं मेहनत करता तो हूँ, आई डू वर्क हार्ड। ऐसे सेंटेंसेस को आज हम बनाना सीखेंगे। मैं सैयद आमिर हसन इंग्लिश एजुकेटर के साथ इस बात की उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप न सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे बल्कि आप दूसरों को भी इसके बारे में बता पाएंगे। अब हम टॉपिक पर चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब है या हूँ। इंडेफिनिट का मतलब अस्पष्ट, अनिश्चित, यानी किसी ऐसी घटना के बारे में पता चले जो अनिश्चित हो, जिसमें वक्त का पता ना चले कि वो काम कब ख़त्म हो रहा है या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है या हो चुका है। अगर इन चीज़ों का पता ना चले तो वो टेंस, टेंस का मतलब ज़माना, काल, वो काल या वो ज़माना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये बात आप समझ चुके हैं कि जिस वाक्य के अंत में हैं के साथ ताती ते हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप है को हटा देते हैं तो वो टेंस या वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से हटकर ऐसे सेंटेंसेस को हम वुड के साथ बनाते हैं। जैसे आप कहें काश मैं किताब पढ़ता या मैं किताब पढ़ता, तो आप कहेंगे आई विश आई वुड रीड द बुक। ऐसे सेंटेंसेस को हम वुड के साथ बनाते हैं। वुड का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं मॉडल्स के साथ ज़रूर लाऊंगा। अब हम इसको और समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई हैबिट बतानी होती है या कोई कस्टम बताना होता है या प्रैक्टिस बतानी होती है या रिपीटेड एक्शन। कोई जो है रोज़ ही ऑफिस लेट से आता है, तो रिपीटेड एक्शन को, यानी जो घटना बार बार हो रही है, उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। या परमानेंट एक्टिविटी को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, या जनरल ट्रूथ को बताने के लिए। अच्छा, इसमें ये पता नहीं चलता है कि वो काम जो है वो कितने समय से चल रहा है या वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा है या वो काम हो चुका है। इन तमाम चीज़ों का इसमें पता नहीं चलता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं सिंपली आपसे मैं कहूँ बातचीत की लैंग्वेज में कि हामिद खाना खाता है। अब आपको इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि हामिद खा रहा है या नहीं खा रहा। आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हामिद खाना खा चुका है। आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हामिद कब से खाना खा रहा है। तो अनिश्चित काल में अगर कोई बात की जाती है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसको हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले ये समझ लें कि इसमें 4 तरह के टेंसेस बनते हैं, यानी जो जुमले हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, वो 4 तरह के होते हैं। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको हम एक एक करके, एफर्मेटिव, निगेटिव, इन सब को एक एक करके समझते हैं। अब इसमें सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सकारात्मकता की बात करते हैं, जिसमें हम एक पॉजिटिविटी की बात करते हैं और जो सिंपल होते हैं, उसमें कोई निगेटिविटी नहीं होती, उसमें नॉट का यूज़ नहीं होता या नहीं का ट्रांसलेशन या नहीं आता, या हम उसमें सवाल नहीं करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हामिद जाता है, हामिद गोज़। अब इसमें
ये नहीं कहा जा रहा कि हामिद नहीं जाता है या हामिद क्यों जाता है, ऐसा कोई सवाल नहीं है। ये एक सिंपल और एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उसको जानता हूँ या मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। आई नो हिम वेल। अब इसमें भी आप देखें, इसमें कोई निगेटिविटी की बात नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनको बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ कवानीन हैं। इसमें से सबसे पहला आपको याद रखना है कि सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। डू और डज का इस्तेमाल हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जिसको हम एक एक करके एग्जाम्पल से और बाय डेफिनेशन हम समझेंगे। दूसरा ये कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है? जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जैसे ही, शी, हामिद, श्याम, इट। ऐसे ही कोई भी नाउन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे वो जाता है, ही गोज़। हमने यहाँ पे देखा कि ही यानी थर्ड पर्सन ही है, यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसे में गो के अंत में हमने ई एस को लगा दिया है। अच्छा, ये बात कि थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इसको आप प्रोनाउन के एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले एस या ई एस कहाँ लगाना है, इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। देखें, कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यानी काम करने वाला अकेला है, आई आता है। प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन में प्लूरल आता है, यू, यानी जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जो सामने होता है हमारे, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। ऐसे ही थर्ड पर्सन यानी जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हो, ही, शी, हामिद, राम, इट, ये तमाम के तमाम थर्ड पर्सन है। ऐसे ही थर्ड पर्सन प्लूरल, ऊपर सिंगुलर थे, प्लूरल में दे। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसमें हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं, और इनके अलावा में हम सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी तब्दीली या कोई भी बदलाव वर्ब में नहीं करते हैं। इसको अगली लाइन में समझते हैं। सब्जेक्ट की प्लूरल फॉर्म में, यानी जितने भी प्लूरल हैं, जितने भी जमा हैं, काम करने वाले कई हैं, या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यानी आई में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे यू ईट, तुम खाते हो, आई गो, मैं जाता हूँ। आपने यहाँ पर देखा कि सब्जेक्ट में यानी जो क्रिया है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ई एस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं, इसको भी थोड़ा समझते हैं। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की फॉर्म अगर सिंगुलर हो, जैसा कि ऊपर बताया गया, और क्रिया यानी वर्ब के आखिर में ओ हो या एक्स हो या जेड हो या एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो, ऐसे में हम ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ वो जाता है, यानी वो यानी ही, वो थर्ड फॉर्म सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ऐसे में हम कहते हैं ही गोज़, यानी हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके आखिर में ओ है। ऐसे ही मैं कहूँ कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचती है, यानी एक फीमेल, तो सी रीच्स ऑन हर डेस्टिनेशन। अब इसमें देखें, रीच में अंत में उसके सी एच का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम उसमें ई एस लगाते हैं। अच्छा, ऐसे ही पांचवा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर क्रिया यानी वर्ब के अंत में कांस्टेंट प्लस वाई हो, ऐसे में हम ई एस लगाते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे पतंग उड़ती है, काइट फ्लाइज। फ्लाई है लेकिन उसके अंत में वाई है, इसलिए हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, शी क्राइज। क्राई में वाई है, इसलिए वहाँ पर हम ईएस लगाते हैं। उम्मीद है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लेते हैं ताकि पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़, एस या ईएस वहाँ पर लगेगा जहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई भी नाउन हो। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को हम लगाते हैं। और हैज़ और हैव का भी रूल कुछ ऐसा ही है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अपोजिट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो तो वहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में समझाऊंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अपोजिट में ही ईट्स, वो खाता है। यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके अंत में हम एस लगाएंगे। ऐसे ही अगर हम कहें वो लोग जाते हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, जमा की बात कर रहे हैं, कई लोग हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं दे गो। ऐसे ही इसके अपोजिट में अगर मैं कहूँ वो एक अकेला शख्स जाता है, ही गोज़। हमने देखा दे में कई लोग थे, इसलिए उसमें कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं हुई, जबकि उसके अपोजिट में ही गोज़, ही अकेला है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने गो के अंत में ईएस लगाया है। ईएस क्यों लगाया है ये मैंने पीछे डिस्कस किया है। ऐसे मैं ये कहूँ तुम हमेशा ऑफिस में लेट आते हो, यू ऑलवेज कम लेट इन द ऑफिस। इसके कंपैरिजन में मैं ये कहता हूँ हामिद हमेशा ऑफिस में लेट आता है, हामिद ऑलवेज कम्स लेट इन द ऑफिस। आप देख सकते हैं कि कम के साथ हामिद में हमने एस लगाया है, जबकि यू जहाँ पर सेकंड पर्सन है वहाँ पर कोई भी चेंजेस, कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ हाई अल्टीट्यूड पे नदियाँ जम जाती हैं, ऐसे में भी आप देखते हैं फ्रीज के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि रिवर्स प्लूरल है। इसके कंपैरिजन में बारिश होती है, इट रेन्स। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम उसके अंत में वर्ब के अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ऐसे ही तुम हमेशा लंच के लिए लेट हो जाते हो, यू ऑफन गेट लेट फॉर लंच। इसके कंपैरिजन में अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच, अर्नव हमेशा लंच के लिए लेट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अर्नव सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा है, जबकि यू जो है वो सेकंड पर्सन प्लूरल है, इसलिए उसमें कोई भी तब्दीली और चेंजेस नहीं हुई है। उम्मीद है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसके बाद निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई नकारात्मकता की बात की गई हो या किसी काम का ना करना मालूम हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ कवानीन हैं, उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का इस्तेमाल सिर्फ होता है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा ये, अगर इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, जैसे मैं कहूं कि वो वहाँ नहीं जाता है, ही डज नॉट गो देयर।
तो आपने देखा यहाँ पर एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसे ही दूसरा ये कि इसमें नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन हो जैसे राम, श्याम, इनके साथ में हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राम वहाँ नहीं जाता है, राम डज नॉट गो देयर। वो तुम्हें नहीं मारता है, ही डज नॉट बीट यू। ऐसे ही अगर हम डू का इस्तेमाल कहाँ होता है, डू नॉट का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस बात को समझें तो अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल है, जमा है, काम करने वाले कई लोग हैं, ऐसे में हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं, वो लोग मतलब जमा, दे डू नॉट गो देयर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लें, मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ, आई डू नॉट बीट यू। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल होता है या डू नॉट का इस्तेमाल होता है, ये आप समझ चुके होंगे। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैं इसको एग्जाम्पल्स के साथ आगे समझाता हूँ। ऐसे ही चौथा रूल ये कहता है कि जब सेंटेंस में कभी नहीं का सेंस हो, जैसे मैं तुम्हें कभी नहीं मारता हूँ, या उसे कभी देर नहीं होती है, कभी नहीं का सेंस हो, ऐसे में हम डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम नेवर का इस्तेमाल करके एस या ई एस को लगाते हैं, जैसे कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते थे। एग्जाम्पल लेते हैं, उसे कभी देर नहीं होती है, ही नेवर गेट्स लेट। मैं तुम्हें कभी नहीं मारता हूँ, आई नेवर बीट यू। तो इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, जिसको हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे तुम वहाँ नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर। ऐसे में हम देख सकते हैं कि यू प्लूरल सब्जेक्ट का सेकंड पर्सन है, ऐसे में हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पीछे समझ चुके हैं। ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने बताया था, अगर कभी नहीं का सेंस है, यानी मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं कभी नहीं खाता हूँ, तुम कभी नहीं आते हो, कभी नहीं, ऐसे में हम नेवर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कभी परेशान नहीं होता हूँ, आई नेवर गेट हर्ट। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लें, सीमा मुझे नहीं पढ़ाती है, सीमा डज नॉट टीच मी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डज नॉट का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि सीमा जो है वो सिंगुलर नाउन है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर नाउन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ऐसे में हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें हम सब रोज़ नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले डेली। यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ मुझे नींद नहीं आती है, आई डू नॉट गेट स्लीप, यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है कि आप निगेटिव सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझें, इंट्रोगेट का मतलब ही होता है सवाल करना, पूछताछ करना। जिनमें कोई सवाल हो रहा हो, जिसमें कोई पूछताछ हो रही हो, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं, एक जिसमें हम सिर्फ यस या नो में जवाब देते हैं
जिसमें क्या शब्द पहले आता है, जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। ऐसे में हम क्या शब्द की अंग्रेज़ी नहीं लाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ को हम पहले ले आते हैं। जैसे अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें, डज़ या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या वह जाता है, डज़ ही गो, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। और ये बात ध्यान रखनी है कि डू या डज़ जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, जैसे कि मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया हुआ है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम दूसरी तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, ऐसे में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले ले आते हैं। जैसे वह कहाँ जाती है, तो यहाँ पर कहाँ जो है वो क्वेश्चन वर्ड है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कहाँ की इंग्लिश हम शुरू में ले आएंगे, जैसे वेयर डज शी गो। ऐसे ही तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम। इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इसका फॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड, यानी कोई भी WHO फैमिली का या कोई भी क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि पूरे तरीके से इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। यहाँ पर डू का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि यू प्लूरल है, सेकंड पर्सन है। दूसरा ये कि हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू या डस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनका जवाब हम यस या नो में देते हैं, और इनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम अलग से क्या वर्ड की इंग्लिश नहीं लाते हैं, बल्कि डू या डस का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, क्या वह तुमसे बात क्यों करता है, यानी वो तुमसे बात क्यों करता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, जैसे कि क्यों बीच में है, इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लाते हैं, जैसे वाई। और डू या डज का इस्तेमाल जैसा कि हम पहले वाले सेंटेंस में करते थे वैसे ही करते हैं। वाई डज ही टॉक विद यू, वो तुमसे बात क्यों करता है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या वो बाज़ार जाता है, डज़ ही गो टू मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ही है इसलिए डज़ को लाए हैं। ऐसे ही तुम कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। यहाँ पर भी हम सबसे पहले कितना पानी जो कि बीच में आया है उसकी इंग्लिश लाए हैं, हाउ मच वाटर, उसके बाद डू यू ड्रिंक। क्या हामिद तुम्हें पढ़ाता है, डज़ हामिद टीच यू। ऐसे सेंटेंसेस ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हम इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें सवाल भी हो रहा हो और नहीं का ट्रांसलेशन भी हो, यानी कोई काम नहीं करना ये पता चल रहा हो, जैसे क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, वो वहाँ क्यों नहीं जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नॉट जो है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है और वर्ब से पहले आता है, और डू और डज आप सब्जेक्ट के मुताबिक लाते हैं, जैसा कि आप पीछे समझ चुके हैं इसको। अच्छा, ऐसे ही अगर दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता हो, जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें बीच में आता हो, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ हम क्वेश्चन वर्ड को पहले ले आते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके। जैसे क्या सुनार अंगूठियाँ नहीं बेचता है,
डज़ द गोल्ड स्मिथ नॉट सेल द रिंग्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं डज़ आया है क्योंकि गोल्ड स्मिथ जो है वो सिंगुलर है, और उसके बाद हम नॉट ले आए हैं वर्ब से पहले, और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तुम्हारे पिताजी यहाँ क्यों नहीं आते हैं? वाई डज़ योर फादर नॉट कम हेयर। यहाँ पर देखें डज़ का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि योर फादर यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर है। योर और यू में क्या फ़र्क है कि यू जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम कभी भी नहीं लाते हैं, एस या ई एस या डू या डज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि योर जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर एक नाउन है। मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ हम डू या डज़, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एस या ई एस लाते हैं। ऐसे ही तुम्हारी बहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है? वाई डज़ योर सिस्टर नॉट स्टडी इंग्लिश। तुम्हें कौन नहीं बुलाता है? हु डज़ नॉट कॉल यू। ऐसे ही हम देखें, क्या राम इस गली में नहीं रहता है? डज़ राम नॉट लिव इन दिस स्ट्रीट। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। उम्मीद है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आखिर में मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं, आप इन सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और अपना सवाल या अपना डाउट पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वो भी अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।